नमस्कार। टारगेट बिथौनीस पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये भी जहांगीर चल रहा था। जहांगीर में भी पार्ट फर्स्ट जो राजनीतिक व्यवस्था ही चल रही थी। अभी जहांगीर में कुछ पढ़ाना बाकी है। आज हम जहांगीर को कमोबेश करके आज हम जहांगीर को समाप्त करने की जो है कोशिश करेंगे। हमने कुछ बिंदु लिख रखा है, उसके बाद कुछ बीच बीच में हम समझाते भी रहेंगे। सबसे पहले जहांगीर का जन्म जो है वो याद कर लेंगे। 30 अगस्त 1569 को हुआ था। 1569 को हुआ था, 30 अगस्त को। बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे जाने के बाद अकबर का जो यात्रा हुआ था, उसके बाद सलीम का जन्म यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था, जिससे उसका बचपन का नाम सलीम रखा था। और ये फतेहपुर सीकरी में जो कुटिया थी, सलीम चिश्ती की कुटिया थी, वहाँ पे जन्म होता है जहांगीर का। तो इस नाते बचपन का नाम सलीम रखा जाता है। इसका जो उपाधि है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर से याद कर लेते हैं। मैंने उस वीडियो में भी बताया था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ये उपाधि बहुत ज़रूरी है। और इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 3 नवंबर को हुआ था। इसका राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 यानी अकबर के मृत्यु के तुरंत बाद इसका राज्याभिषेक। हालांकि अकबर से पहले इन्होंने विद्रोह किया था, जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। उस विद्रोह को दबा दिया गया था। और फिर 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। उसके बाद इनकी माता जो थी, उनका मरियम उज्जमानी इनकी माता का नाम था। भारमल की पुत्री थी। अकबर की जो है वाइफ मरियम उज्जमानी इनकी जहांगीर की माता का नाम था। उसके बाद इनके शिक्षक, जो महत्वपूर्ण शिक्षक, मुख्य शिक्षक, ऐसे तो कई शिक्षक थे, लेकिन जो मुख्य शिक्षक अकबर ने लगा रखा था, अब्दुल रहीम खान खाना को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जहांगीर की कई शादियां होती हैं, कई विवाह होता है, जिसमें सबसे पहला जो विवाह होता है वो मानबाई से होता है। ये 1885 में राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई, और ये मान सिंह की बहन है। मान सिंह दरबार में रहते हैं जहांगीर के, अकबर के दरबार में भी थे भगवान दास और ये मान सिंह। और इनकी माता को शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। तो और इन्हीं से खुसरो का जन्म हुआ था। मानबाई से ही खुसरो का जन्म हुआ था। हालांकि बाद में इनकी माता जहांगीर के अत्यधिक मदपान से और जो शराब की लत थी उससे परेशान होके इन्होंने ज़्यादा अफीम खा के यानी अपनी मौत को बुला लिया था और मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरी पत्नी का नाम था जगत गोसाई। ये उदय सिंह मारवाड़ की पुत्री थी, जगत गोसाई, जिनको जोधाबाई कहा जाता था। ज़्यादातर जगत गोसाई मिलेगा, यही निशान लगाने को मिलेगा। और ये खुर्रम की माता थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुर्रम जो बाद में शाहजहाँ के नाम से फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। और खुर्रम की माँ थी, इनका नाम था जगत गोसाई। ये निशान लगाने को आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी जो उपाधि थी मलिका ये जहाँ की उपाधि थी, मलिका ये जहाँ की उपाधि थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दो बातें। फिर तीसरी शादी रुखसाना बानो का हुआ था। बहुत ही प्रॉपर विवाह नहीं हुआ था, लेकिन उसको एज ए विवाहिता के रूप में रखते थे। और शहरयार नामक पुत्र जन्म हुआ था, शहरयार का जन्म हुआ था। अभी जब हम नूरजहाँ गुट की बात करेंगे तो उसमें शहरयार और खुर्रम की जो है वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देगी। फिर जो सलमाबाई थी, सलमाबाई चौथी पत्नी थी और इनसे एक परवेज नाम का पुत्र पैदा हुआ था। फिर अंतिम में नूरजहाँ, और नूरजहाँ जो एक विधवा थी, और ये अली कुली बेग की विधवा थी। एक बार कहते हैं अली कुली बेग शेर को अकेले मार देने के कारण उसे शेर खां की उपाधि दिया गया था। तो शेर खां कहिए या अली कुली बेग की विधवा थी, जो इस विधवा को देखने के बाद एक दिन जहांगीर इससे विवाह करना चाहते थे और नूरजहाँ से विवाह किए। इस तरह जब नूरजहाँ से विवाह किए
तो ये 11 की घटना है, 1611 की घटना है। तो 1605 से के लेके और 1611 तक का जो जहांगीर का जो शासन पीरियड है, उसमें जहांगीर का जो है पूरा जो है उसमें वो प्रभाव दिखता है। लेकिन जब नूरजहाँ से विवाह हो जाता है तो 1611 से लेकर 1627 तक नूरजहाँ का प्रभाव दिखाई देता है शासन सत्ता पर। तो इस तरह नूरजहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और इनकी पुत्री का नाम है लाडली बेगम। और आगे हम नूरजहाँ गुट की बात करेंगे अभी, तो वहाँ पे हम और भी बात नूरजहाँ से संबंधित बात करेंगे। फिर इनका जो विद्रोह होता है, सबसे पहले 1606 में खुसरो का विद्रोह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है खुसरो का विद्रोह। खुसरो के विद्रोह में इम्पॉर्टेंट ये है कि खुसरो के विद्रोह जब करने जाता है तो गुरु अर्जुन देव उसे आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने के बाद जब जहांगीर खुसरो को भैरावल के युद्ध में, जालंधर के पास है पंजाब में, जब हरा देते हैं, उसके बाद खुसरो को पकड़ लाते हैं, बंदी बना देते हैं और बदले में जो है अर्जुन देव से कहते हैं कि जितना भरपाई है नुकसान का वो देना पड़ेगा। तो अर्जुन देव नहीं देते हैं। इस पर उसे सज़ा सुनाई जाती है और सज़ा में उसको मौत दी जाती है, यानी मृत्युदंड दिया जाता है। तो इस तरह प्रश्न आता है कि किस जो है मुग़ल शासन ने सिख गुरुओं को जो है सज़ाए मौत दिया था। जहांगीर। एक और मौत जो है गुरतेग जो है बहादुर को दिया जाता है, जो कि औरंगजेब के शासन में दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे और जहांगीर ने इनको जो है मृत्युदंड दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। फिर और जहांगीर को अंधा कर दिया जाता है। बाद में कई एक जो है चिकित्सक को बुलाया भी जाता है, हालांकि सही नहीं होता। बाद में खुर्रम जो है 1622 ईस्वी में ये अंदर ही, जेल के अंदर ही इसको खुसरो को मरवा देता है, क्योंकि खुसरो कहीं ना कहीं बड़ा होने के नाते अगर जहांगीर की मृत्यु के बाद शासन सत्ता का दावेदार होता तो खुर्रम ने पहले ही खुसरो की मौत करा दी। इस तरह खुसरो का जो है समाप्त होता है। और फिर कुछ बातें और भी जहांगीर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय की घंटी, जो 16 घंटियाँ जिसको जंजीर कहते हैं, सोने की जंजीर, 60 घंटियाँ जो लगी थी, उस 60 घंटियों में ये था कि अगर किसी को न्याय की गुहार लगानी हो और न्याय न मिल रहा हो तो वो घंटियों को हिलाएगा और वह फरियाद करेगा। और ये घंटी इस तरह गरजती थी कि वह पूरे उसमें सुनाई देता था, पूरे महल में सुनाई देता था, जिससे कि राजा वो जान जाए कि कोई फरियाद करने आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 12 घोषणाएं प्रकाशित थी उसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एक चीज़ और जहांगीर से संबंधित है। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा देता है 1602 ईस्वी में, जो कि अकबर का शासनकाल होता है। अकबर अबुल फजल के नवरत्न में होते हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं अकबर के। लेकिन जब ये जहांगीर जो है करते हैं, विद्रोह करते हैं, उसी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा देते हैं। उसके बाद साम्राज्य विस्तार में, उस समय साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो मेवाड़ के शासक पहले महाराणा प्रताप थे अकबर के समय में, जबकि पूरी तरीके से मेवाड़ को शामिल नहीं किया गया था। और उसके बाद जब राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो राणा अमर सिंह आते हैं। अमर सिंह भी अपने पिता के ही जो है उस पर रास्ते पे चलते हैं और मुग़ल साम्राज्य में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन कई एक युद्ध में सबसे पहले वो जहांगीर भेजते हैं अपने खुद जो है पुत्रों में, परवेज को भेजते हैं, उसके बाद महावत खां को भेजते हैं। लेकिन जो सफलतम युद्ध होता है खुर्रम को भेजते हैं, जो शाहजहां बाद में जो है होता है। तो खुर्रम के भेजने के बाद खुर्रम वहाँ जाता है और कई कत्लेआम, किसानों के फसल को नष्ट कर देता है, किसानों कत्लेआम, जिससे मजबूर होकर राणा अमर सिंह को संधि करनी पड़ती है। और संधि के दौरान जो है उसने अपने एक पुत्र को जो है महल में रखना पड़ता था और मुग़लों के हिसाब से संधि हुआ। हालांकि चित्तौड़ वापस किया गया जो है राणा जो है अमर सिंह को। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मान जो है उनका भी रहा और राणा अमर सिंह का ही, और दोनों तरफ से संधि हुई। तो वो वहाँ से फिर आगे दक्षिण अभियान के लिए फिर आगे आएंगे। और यह घटना है 1615 ईस्वी में संधि होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राणा अमर सिंह और मुग़लों के बीच में, जिसमें खुर्रम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
दक्षिण अभियान में 1617 में अहमदनगर अभियान में खुर्रम जाते हैं और वहाँ पे मलिक अंबर को हराते हैं। मलिक अंबर बहुत ही उस समय वहाँ का बहुत ही वीर शासक माना जाता है। उसने कई एक काम किए थे, एक तो छापामार युद्ध में माहिर था, फिर उसने कई एक मराठों को अपने सेना में भर्ती कर रखा था, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी खुर्रम वहाँ अमीर मलिक अंबर को हराकर और फिर अहमदनगर को भी शामिल करते हैं और जिसमें बीजापुर के शासक आदिल शाह भी को जो है इसमें जो है सहायता लेते हैं। तो इस जीत पर जहांगीर खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देते हैं, जबकि बीजापुर के शासक को फरजंद की उपाधि, फरजंद मतलब पुत्र की उपाधि देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां की उपाधि कब दी जाती है, तो शाहजहां की उपाधि जहांगीर अहमदनगर की जीत के उपलक्ष्य में शाहजहां को खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देते हैं। फिर उसके बाद जहांगीर की मृत्यु होती है और जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और उसे लाहौर में दफनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाहौर के निकट शाहदारा में ये आता है पेपर में, किसका जो है मकबरा कहाँ है, या शाहदारा में लाहौर रावी नदी के तट पर जो है ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि बाबर का काबुल में है, इसी तरीके से जहांगीर का लाहौर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उसके बाद इनके धार्मिक नीति में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। जहांगीर के सहिष्णुता का जो है कुछ उसमें दिखाई देता है, जिसमें कि रक्षाबंधन वो बनवाता है, पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार। उसके बाद दिवाली के दिन वो छूट देता है जुआ खेलने के लिए। फिर जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था और सूरदास ने सूरसागर का जो रचना किया था वो इन्हीं जहांगीर के दरबार में, यानी सूरदास किसके दरबार में रहा, तो जहांगीर के दरबार में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार IAS और PCS में आ चुका है। विदेशी यात्रियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 विदेशी यात्री, एक विलियम हॉकिंस और दूसरे हैं सर टॉमस रो। विलियम हॉकिंस जो हैं ये 1608 ईस्वी में आते हैं और विलियम हॉकिंस फ़ारसी में बोलते हैं, जिससे कि बहुत ही प्रभावित जहांगीर बहुत ही प्रभावित होता है और उससे 400 का मनसब भी देते हैं और एक इंग्लिश खां की उपाधि भी देते हैं जो है इसको विलियम हॉकिंस को। तो विलियम हॉकिंस 1608 में आया और जो है फ़ारसी बोल के प्रभावित किया। किसने फ़ारसी बोला, ये प्रश्न आता है, तो जो है विलियम हॉकिंस ने फ़ारसी बोल के जहांगीर को प्रभावित किया था और उसके बाद इन्हीं को इंग्लिश खां की उपाधि भी दिया जो है किसने, जहांगीर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम हॉकिंस। फिर उसके बाद यूरोपियों के आगमन के क्रम में जो अगला आया था वो सर टॉमस रो आया था और ये 1516 में आया है और ये अजमेर में इनकी मुलाकात होती है। तो ये प्रश्न भी आता है कि कौन ऐसा है जो इसका जो है अजमेर में मुलाकात होता है, तो जहांगीर से टॉमस रो का अजमेर में मुलाकात होता है, जबकि ये फतेहपुर सीकरी में, आगरा के फतेहपुर सीकरी में हॉकिंस का मुलाकात होता है और बाद में अजमेर में टॉमस रो का मुलाकात होता है। तो इस तरीके से हम इससे जो प्रश्न बनते हैं उसको हम देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ एडवर्ड टेरी भी आया था। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम हॉकिंस और जो है सर टॉमस रो। ये पेपर में लगातार आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नूरजहां गुट में उसकी माँ असमत बेगम। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है असमत बेगम से कि इत्र का आविष्कार किसने किया, तो असमत बेगम ने ही किया था, नूरजहां की माँ। और नूरजहां के बचपन का नाम नेहरूनिशा था और इसको जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी। पहले नूर महल की उपाधि दी थी। नूर मतलब चमक या रोशनी, तो महल की रोशनी, या फिर बाद में पूरे जहां यानी पूरे संसार में, पूरे जहान में नूर यानी प्रकाश या रोशनी, पूरे जहां का प्रकाश, इस तरह नूरजहां की उपाधि दी थी। और इनके पिता गयास बेग, जो बाद में इत्मादुद्दौला की उपाधि दी गई थी, इनके पिता थे। और इनके भाई का नाम आसफ खां था।
तो जो इनका गुट है वो आसफ़ खां और इनके पिता गयास बेग यानी एतमादुद्दौला और इनकी माँ उस गुट में होती हैं, इनकी पुत्री लाडली बेगम होती हैं। और एक चीज़ और, आसफ़ खां जो इनका भाई होता है वो भी गुट में होता है। खुर्रम इन्हीं के गुट में होता है क्योंकि आसफ़ खां की पुत्री का विवाह खुर्रम से कर दिया जाता है, तो खुर्रम भी इन्हीं के गुट में होते हैं। बाद में इन्हीं के गुट में भी बंटवारा हो जाता है क्योंकि जो इनकी पुत्री है, नूरजहाँ की पुत्री लाडली बेगम है, उसका विवाह शहरयार से कर दिया जाता है। तो फिर शहरयार से जब इनकी, तो नूरजहाँ शहरयार का जो है पक्ष लेने लगती हैं और आसफ़ खां जो है अपनी बहन का साथ ना देके अपनी पुत्री का साथ देते हैं और वो खुर्रम का साथ देने लगते हैं, इसलिए उनके भी गुट में बंटवारा हो जाता है। तो ये बाद में खुर्रम सफल होते हैं और सबको, यानी कि सबसे पहले खुसरो मरवाते हैं, फिर शहरयार और परवेज को भी समाप्त कर देते हैं। फिर खुर्रम जो है यानी शाहजहाँ के रूप में गद्दी पे बैठते हैं। फिर आता है चित्रकारी। चित्रकारी में दो नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। पहला तो ये कि जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा पारखी है चित्रकार के नज़र में। उसने अपने जो आत्मकथा लिखी है तजुके जहांगीरी। तजुके जहांगीरी, पहली बात तो ये तजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है, तो यह फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है तजुके जहांगीरी फ़ारसी भाषा में जो नूरजहाँ की आत्मकथा है वो खुद लिखता है और उसमें कहता है कि हम मतलब किसी भी चित्रकार की अगर चित्रकारी है तो हम उसको छू के देख के बता सकते हैं कि इसका चित्रकारी है। कई लोग अगर मिल के भी उस चित्र को बनाए हैं तो भी बता सकता है कि यह अंग किसने बनाया या ये अंग किसने बनाया। तो ये इतना जो है पारखी चित्रकला से था। चित्रकला के काल में स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मंसूर जो पक्षी का बहुत अच्छा जो है चित्रकार था और उसे नादिल उल का जो है उपाधि दिया गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो व्यक्ति के जो है चित्र बनाता था वो था अबुल हसन और जिसे नादिर उल जमा का उपाधि दिया गया था। दो मंसूर, नादिर उल उस्र, मंसूर को उस्र की उपाधि दी गई थी और हसन को जो है जमा की उपाधि दी गई थी। इसे नादिर उल उस्र की उस उपाधि दी गई थी, जबकि अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्र भी इस तरीके से, उस कहीं कहीं असर भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं असर भी लिखा रहेगा, तो ये दोनों ध्यान में रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंसूर पक्षी से संबंधित थे और अबुल हसन व्यक्ति से बनाने के चित्रकारी संबंधित थे। फिर से हम कह दे रहे हैं, मंसूर पक्षी जो नादिर उल उस्र की उपाधि दी गई थी, जबकि अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। ये अगर हम कोड बना लें तो हंस के जमा करते थे, हसन हंस के जमा करते थे ना, तो इनको नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी क्योंकि दोनों आपस में भूल ना पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ये लगातार आता है इसलिए हमने बताया। फिर स्थापत्य कला से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। स्थापत्य कला, जहांगीर के समय में सबसे उल्लेखनीय जो है इमारत आगरा में बना एतमादुद्दौला का मकबरा था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संगमरमर का पहली बार बहुतायत में प्रयोग किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद संगमरमर लगा था एतमादुद्दौला के मकबरा में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था, पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। पित्रादुरा का मतलब है फूल पत्तियों का जो है इस तरह बनावट किया गया था, अलंकरित किया गया था बाहर से उसको, तो उसे पित्रादुरा का प्रयोग कहते हैं। इस तरीके से स्थापत्य कला इनका है और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये वीडियो पूरा ही बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट दोनों वीडियो मिलके एक आप ओवरव्यू, जो अगर परीक्षा की तैयारी या परीक्षा देने जाते हैं तो एक नज़र में, थोड़ी सी देर में एक नज़र में आप थोड़ा तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो साथियों आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और अपना जो है लाइक भी करिएगा। और साथियों इसी के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।